गियर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, गियर बहुत ज़्यादा फंसता है। आप जब भी देखिए प्रॉब्लम्स तो देखा जाए तो गाड़ी में है कुछ कुछ जो मैं देखिए बात करें माइलेज की, तो माइलेज का आप सुन के मतलब जो भी इसको लेना चाहेंगे वो खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस के मामले में इसका थोड़ा खर्च और सब बाइक से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे देखिए जो आपने सुना है इस बाइक के बारे में कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो हाँ ये बात कॉस्ट। और उसके बाद जब कंपनी की सर्विस खत्म हो गई उसके बाद मुझे 1500 रुपये लग जाता है, क्योंकि उसमें और भी कई सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है फिर से आपका एक नए रिव्यू में। आज की रिव्यू होने वाली है होंडा SP 125, जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। क्योंकि जिसकी भी बजट लाख रुपए होती है उसकी फर्स्ट चॉइस होंडा SP 125 होती है, या होंडा की और भी गाड़ियाँ होती है जिसमें से होंडा SP 125 जो है ज़्यादा दिखती हैं, आपको इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं इनके ऑनर से इसकी असली सच्चाई क्या है। क्या ऑनर इस गाड़ी को लेने के बाद खुश हैं? तो चलिए उनसे जानते हैं। तो स्वागत करते हैं ऑनर को। तो कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। हम भी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अपने होंडा की SP 125 ही क्यों लिया? तो देखिए इससे पहले जो हम चला रहे थे वो पैशन प्रो चला रहे थे। पैशन प्रो जो कि आप जानते हो कि 110cc की बाइक है, तो जो कि हीरो की बाइक है, ठीक है। तो वो हम काफ़ी टाइम मतलब उसको हम 1 साल चलाए लगभग। वो भी मतलब काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स मीन्स टू से कि आप कह सकते हैं कि मतलब इंजन उसका बहुत बेकार था, और मतलब बहुत ज़्यादा वो खर्चीली गाड़ी हो गई थी। मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि कोई हीरो की गाड़ी चला रहे हैं। उसका इंजन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। उस गाड़ी से मतलब इतना खर्च हुआ गाड़ी में कि हमको लगा कि नहीं, हमको किसी और बाइक पे स्विच करना चाहिए। तो उस गाड़ी को हम सेकेंड हैंड में सेल किए, और उसके बाद हम सोचे कि अब कोई ऐसी गाड़ी लेंगे जो थोड़ी उससे अच्छी हो, उससे बेटर परफॉर्मेंस दे। तो उस समय मार्केट में हमको सबसे पहला चॉइस देखा होंडा शाइन SP। तो उस समय जो मेरा बजट था वो 1,05,000 का अराउंड था। तो हम सोचे कि होंडा SP 125 है, वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। तो इसलिए हम इस गाड़ी के ऊपर गए और इसलिए मेरा चॉइस बना। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बाइक आपने कब ली थी, कितने की पड़ी और कितना किलोमीटर अब तक आप चला चुके हैं? तो ये बाइक मुझे ऑन रोड लगभग 1,05,000 के करीब पड़ी थी, और ये अभी तक आप देख सकते हैं कि मीटर में 23,000 किलोमीटर ये अब तक चल चुकी है। और ये जो बाइक है मैंने लगभग 1.5 साल पहले परचेज़ किया था। अगला क्वेश्चन आपसे ये है, बाइक तो आपने ले ली, ठीक है, इसके काफ़ी चर्चे हैं परफॉर्मेंस की कि काफ़ी बढ़िया चलती है। तो आप बताइए हमें कि कितनी सच्चाई है इसमें, क्या सच में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कैसी है, बताएं हमें। तो देखिए जो आपने सुना है इस बाइक के बारे में कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो हाँ ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है, इसके पहले जैसे मैंने बताया आपको कि मैं पैशन प्रो चला रहा था, तो उसकी परफॉर्मेंस से अगर तुलना करें तो इसकी परफॉर्मेंस फार बेटर है। और 125cc के अंदर मैंने और भी बाइक चलाई है, तो देखा जाए कंपेयर करें तो इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। 125cc के हिसाब से जो इसका इंजन आता है उस हिसाब से ये बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आपको कहीं भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सिटी में भी चल रहे हैं तब भी आपको लैग फील नहीं होगा कहीं से भी, और अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई मतलब इतनी छोटी इंजन की गाड़ी चला रहे हैं। आपको इसके परफॉर्मेंस से पूरा मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ आप कोई अच्छी बाइक चला रहे हैं। आपसे अगला क्वेश्चन ये है, तो जैसे कि आप 1.5 साल से बाइक चला रहे हो तो इसमें काफ़ी सारी सर्विसिंग हो चुकी होगी, इसकी सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या पड़ी आपको? देखिए अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस के मामले में इसका थोड़ा खर्च और सब बाइक से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मल पैशन प्रो हो गया, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका थोड़ा सर्विस कॉस्ट मुझे ज़्यादा आता है। पहला अगर 4 सर्विस की बात करें स्टार्टिंग का जो कंपनी फ्री देती है, उस सर्विस में हमको 1,000 रुपये पड़ रहा था पर सर्विस कॉस्ट। और उसके बाद जब कंपनी की सर्विस खत्म हो गई उसके बाद मुझे 1500 रुपये लग जाता है, क्योंकि उसमें और भी कई सारी चीज़ें वो लोग चेंज करते हैं। तो फ्री सर्विस खत्म होने के बाद इसका जो सर्विस कॉस्ट मुझे 1500 लगता है। और रही बात मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका ज़्यादा है कह सकते हैं आप, क्योंकि मैंने कंपनी से पता किया था कि क्लच प्लेट चेंज करने का वो लोग 3500 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितना ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन है माइलेज के ऊपर, जो कि हर कोई जानना चाहता है कि भाई इस बाइक की माइलेज क्या है। तो आप ये बताएं कि इसकी सिटी या हाईवे में कितनी माइलेज दे देती है? देखिए बात करें माइलेज की, तो माइलेज का आप सुन के मतलब जो भी इसको लेना चाहेंगे वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है। अगर हम सिटी की बात करें तो वहाँ पे हमको 35 से 40 के बीच का माइलेज मिल जाता है। और अगर हम हाईवे की बात करें तो वहाँ पे भी इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। ये 60+ का माइलेज हाईवे पे निकाल के देती है। और इसका पीछे का एक राज ये भी है कि इसके अंदर इको मोड आता है, और इको मोड का फ़ायदा ये है कि जब भी आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे, जैसे कि आप 50-60 की स्पीड पे चल रहे हो और आपकी गाड़ी 4 या 5 गियर के ऊपर है, तो ये गाड़ी जो है आपको काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के देती है उस समय पे, क्योंकि ये इको मोड का फ़ायदा है। ये इको मोड जो है वो ऑटोमेटिक ऑन होता है,
तो आपके लिए इसको कुछ नहीं करना है, आप बस कॉन्स्टेंट स्पीड पे बाइक चलाइए, आप स्पीड मेंटेन कीजिए, आप अच्छे गियर में बाइक को मेंटेन कीजिए, तो आपको माइलेज ये काफ़ी अच्छी निकाल के देगी। 60+ माइलेज आपको हाईवे में आराम से निकाल के देने वाली है। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये है, आप इस बाइक से कितना दूर जा चुके हैं, कितना ट्रैवल कर चुके हैं और उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, आपको जो ये नंबर दिख रहा होगा 1.5 साल के अंदर कि बाइक 23,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी मैंने ट्रैवल किया है। जैसे कि मैंने मतलब एक रन में 250 किलोमीटर भी ट्रैवल किया है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें कि लॉन्ग डिस्टेंस में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो देखिए बाइक के कंफर्ट की पहले बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में सब कोई कंफर्ट पहले ज़रूर देखते हैं कि कंफर्ट कैसा है बाइक का। तो इसका जो सीट है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और हम लॉन्ग राइड पे गए थे विद पिलियन, तो मतलब पीछे हमारे साथ में बैठे हुए थे, जिससे कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया लॉन्ग राइड में, कोई तरह का बॉडी पेन नहीं हुआ, किसी भी तरह का हमको परफॉर्मेंस में लैग नहीं मिला उस टाइम पे। और उस टाइम पे ऑफ कोर्स माइलेज भी जो मैंने बताया आपको 60+, उस टाइम पे माइलेज भी हमको काफ़ी अच्छा मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग राइड में आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग राइड करते हो 200-250 किलोमीटर, तो आप बीच में एक बार ब्रेक ले लो, जिससे कि बाइक को भी ब्रेक मिल जाए, तो और अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, इंजन ज़्यादा आपका गर्म नहीं होगा। पर इस बाइक में मैंने जब एक बार है मतलब 250 किलोमीटर जब मैंने ट्रैवल किया था, तो मैं एक बार भी मतलब बिना रुके बाइक के साथ गया था। तो ये चीज़ सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि मुझे कोई परफॉर्मेंस पे कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। आप इससे लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। हाँ, मतलब अब जो लोग सोच रहे हैं कि मतलब ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करने का, ऑफकोर्स आप इससे नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 125 सीसी की इंजन की बाइक है। लेकिन फिर भी आप 200-250 किलोमीटर जाने की अगर सोच रहे हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप आराम से जा सकते हो। तो आप हमें ये बताएं, आप इसको 23,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं इससे, तो इसमें आपको अब तक ओवरऑल परेशानियां क्या लगी है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो देखा जाए तो गाड़ी में है कुछ कुछ जो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो इसका क्लच है, ठीक है, वो क्लच स्मूथ नहीं फील होता है। मतलब कि थोड़ा लगता है क्लच में, मैंने बहुत बार ठीक कराने की कोशिश की है, थोड़ा सा हमको लगता है कि क्लच में थोड़ा सा दिक्कत है। थोड़ा क्लच और स्मूथ होना चाहिए कि आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो और भी स्मूथ हो सकता था यहाँ पे। तो ये क्लच में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वो इतना मेजर इशू नहीं है कि आप उसको मतलब हैंडल नहीं कर सकते। वो एक माइनर इशू है, थोड़ा अगर अच्छा इंप्रूव करते कंपनी वाले, थोड़ा अच्छा फील होता चलाने में। तो दूसरा चीज़ जो काफ़ी मेजर इशू मुझे लगता है वो है इसका गियर का। वो गियर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, गियर बहुत ज़्यादा फंसता है। आप जब भी गियर लोगे जैसे कि 2 से 3 गियर आप शिफ्ट कर रहे हो, तो उस समय गाड़ी का मतलब 2 से 3 गियर में शिफ्ट भी नहीं होगी, और गाड़ी 2 पे भी नहीं रहेगी, गाड़ी का जो गियर है वो बीच में ही फंस जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में चली गई है, और उस समय पे जो प्रॉब्लम होती है, मतलब ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि आप बार बार गियर चेंज कर रहे हो और गियर चेंज नहीं हो रही है, तो वो चीज़ आपके लिए मतलब प्रॉब्लम जरूर बनेगा। और मैंने ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर में बताया नहीं है, सर्विसिंग के टाइम पे मैंने उन्हें बोला था कि आप इसे ठीक करो, उन्होंने बोला कि ठीक हो गई है बार बार सर्विसेज में, लेकिन ये चीज़ अब तक ठीक नहीं हुई है। और जो गियर फंसने वाली चीज़ है ये मुझे अब तक फेस हो रहा है। तो ये चीज़ पता नहीं अब मेरे पर्टिकुलर इस सिंगल मतलब मेरे बाइक के अंदर है या सारे होंडा साइन एक्सपीरियंस जो भी मतलब होंडा SP 125 ली उनके साथ भी हो रहा है, पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा होगा। तो ये काफ़ी मेजर इशू बनता है कि जो गियर है वो गियर काफ़ी ज़्यादा फंसता है। और जो मुझे प्रॉब्लम फील हुई जो इसके एक्सेलरेशन में है, थोड़ा सा गाड़ी लैग फील होता है। जब 2-3 गियर पे आप इसको एक्सेलरेट करते हो तो थोड़ा इसमें पंच नहीं मिलता है आपको, जो पंच मिलता है आपको चौथे या 5वें गियर में। तो यहाँ पे थोड़ा लगता है कि गाड़ी मतलब लैग कर रही है। आप 2-3 गियर में किसी को मतलब आप जल्दी ओवरटेक नहीं कर पाओगे इस गाड़ी के साथ में। तो ये थोड़ा लगता है कि हाँ मतलब कि अब हाँ बहुत लोग सोचेंगे कि भाई 125 सीसी इंजन में अब क्या ढूंढ रहे हैं हम। लेकिन हाँ, जहाँ प्रॉब्लम है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस गाड़ी के लिए एक हैंडसम अमाउंट पे किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2-3 गियर में जो लैग फील होता है, जो एक्सेलरेशन के टाइम पे लैग फील होता है, वो लैग सबको फील होने वाला है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसमें। और एक और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, मतलब प्रॉब्लम नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, वो इसका सर्विस कॉस्ट और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे कि अगर आप क्लच प्लेट बदलवाने वाले हो कंपनी से, तो आपको 3500 रुपये वहाँ पे करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा लगता है कि हाँ मतलब बहुत किसी के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा। और जो आपका थोड़ा सर्विस कॉस्ट है वो भी थोड़ा मतलब ठीक है, मतलब मैनेजेबल है, लेकिन हो सकता है बहुत लोग को ज़्यादा लग गया। तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा कम हो सकता था, लेकिन चलिए उतना भी मैनेजेबल है मेरे लिए। तो अब हमें ये बताइए कि इस बाइक की ब्रेकिंग, सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है? ब्रेकिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स सबसे पहली बात कि इसके अंदर आपको ABS नहीं मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो ब्रेकिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी ब्रेकिंग, कभी भी हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि ABS इसमें होनी चाहिए थी। ABS की कमी इसमें फील नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको मतलब फील नहीं हुआ कि आप डिस्क ब्रेक यूज़ कर रहे हो। और इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है। आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग होती है, तो इसकी ब्रेकिंग से मैं काफ़ी खुश हूँ, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। अब आप बात करें सस्पेंसन की, तो सस्पेंसन नो डाउट आप जैसे दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे हम लोग किस रास्ते से अभी आए हैं।
तो हम लोग ऐसे रास्ते से अभी आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि मतलब सस्पेंशन में मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑफ रोड भी मैंने इससे किया है, तो सस्पेंशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इस बजट के हिसाब से इसकी सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अभी आपने दिखाया ही कि हम लोग कैसे रास्ते से आए हैं। तो इस रास्ते पे जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं भी टच नहीं हुई है गाड़ी, कहीं भी टच नहीं होती। कोई ब्रेकर पे, कोई भी ऑफ रोडिंग भी आप ऑफ रोड पे जाओगे, गाँव में भी आप जाओगे, तो कहीं भी इसकी कोई भी नीचे की मतलब जो पार्ट है वो टच नहीं होती। इसका मतलब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी डिसेंट है। अगर किसी के बजट में 1,05,000 है तो क्या आप उसको रिकमेंड करोगे ये बाइक लेने के लिए 2025 में? देखिए, मैं कहूँगा कि अगर किसी का बजट 90 या 95 हज़ार भी है ना, तो वो अपना बजट थोड़ा एक्सटेंड करें और इस बाइक के ऊपर जाएँ। मतलब बिल्कुल जाए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस बाइक से। और मैं ऐसा नहीं है, मैंने और भी लोगों को रिकमेंड किया है और वो उन लोगों ने भी अभी तक इसे परचेज़ किया है। मतलब बहुत जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इसको परचेज़ किया है। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया है और आपके व्यूअर्स को भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, आप इस बाइक के ऊपर बिल्कुल जा सकते हैं। और जैसे कि जो भी लोग डेली वर्कर हैं, जो डेली वर्क करते हैं, या कोई कॉलेज का लड़का है जिसको डेली कॉलेज आना जाना है या कोचिंग आना जाना है, उसके लिए बाइक काफ़ी अच्छी है। आपको हर तरह का परफॉर्मेंस इससे मिल जाएगा। तो ये एक बजट सेगमेंट में ऑल इन वन बाइक है, आप इसके ऊपर बिल्कुल जा सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है और हर तरीके से आप इस बाइक से खुश रहने वाले हो। हाँ, बस मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको बताया था, आप उसका ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल आप इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो कि हाँ आपने सही डिसीजन लिया इस बाइक को लेकर। तो आप हमें ये बताएं कि आप इस बाइक को कितनी रेटिंग देंगे? देखिए, ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस आपको लगा होगा कि मैं इस बाइक से काफ़ी खुश हूँ, तो मैं इस बाइक को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। और जो मैंने 1 नंबर कट किया है वो वही जो प्रॉब्लम्स थे कुछ वो सर्विसिंग का, और जो आपका जो गियर फंसता है और जो क्लच के बारे में, बस 1 नंबर मैंने उसके लिए कट किया। बाकी मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैंने इसके 9 स्टार दिया है। तो थैंक यू सो मच आरव, इतनी कीमती वक्त देने के लिए हमें और हमारे व्यूवर्स को। तो यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे, और जिनके नहीं हुए होंगे वो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं हमसे। तो यही था आज का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।